आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरू करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि कल हमने जहां रोका था वहीं से, ठीक है। आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे। साइनाइड आज हमारा टॉपिक है साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे। आज का टॉपिक है साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे। देखो, इसको समझने के लिए हम कुछ इनहिबिटर्स का भी यूज करेंगे। सबसे पहले आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन पास होता था किसके पास? Q के पास, ठीक। कॉम्प्लेक्स थर्ड में सबसे पहले क्या था? साइटोक्रोम बी, उसके बाद साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 आता था। उसके बाद आता था हमारा कॉम्प्लेक्स 4। क्या आता था? कॉम्प्लेक्स 4। देखो कॉम्प्लेक्स 4 यहाँ पे साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 तक जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते थे, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ इनहिबिटर्स की बात करूंगा, यहाँ कुछ इनहिबिटर्स मैं शो करूंगा। Q तक, चलो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से Q तक, यहाँ से यहाँ जाने की इलेक्ट्रॉन के रास्ते को रोकता था एक इनहिबिटर। इस इनहिबिटर का नाम है रोटिनोन। इस इनहिबिटर का क्या नाम है? रोटिनोन। देखो इस एरो का मतलब है इनहिबिट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्रॉस भी लगाया। पहले NADH से इलेक्ट्रॉन जाता था किसको? NADH से इलेक्ट्रॉन जाता था, NAD बनता था, इलेक्ट्रॉन जाता था कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को। देखो इधर देखो, कल हमने जहां खत्म किया था वहीं से शुरू करें। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट किससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था NADH से। किससे? NADH। फिर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता था किसको? उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता था Q को। लेकिन एक इनहिबिटर उस इलेक्ट्रॉन को Q को जाने से रोकते हैं, इस पाथवे को ब्लॉक करते हैं, इस पाथवे को इनहिबिट करते हैं। यह रोटिनोन एक्चुअली एक क्या है? यह रोटिनोन जो है एक एक्चुअली इंसेक्टिसाइड है। ये क्या है? रोटिनोन एक पेस्टिसाइड है। क्या है? ये एक पेस्टिसाइड है। कॉज फिश पॉइजन, यानी ये किसके लिए यूज करते हैं? फिश पॉइजन के लिए। देखो ये रोटिनोन एक पेस्टिसाइड है, लेकिन ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। किसका? ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से रोकते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स Q के बीच। एक बार फिर से समझ लो। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता था NADH से। NADH का ऑक्सीडेशन होता था, वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को देता था, ठीक। फिर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन पास होता था किसके पास जाते थे? Q के पास। लेकिन एक नेचुरल इनहिबिटर जो है वो इस Q को जाने से रोकते हैं। एक इनहिबिटर यहाँ हुआ। अब दूसरा इनहिबिटर जो है वो यहां से यहां जाने से रोकते हैं। देखो इस इनहिबिटर का नाम है एक्टिनोमेसिन। इस इनहिबिटर का क्या नाम है? इस इनहिबिटर का नाम है एक्टिनोमेसिन। इस इनहिबिटर का क्या नाम है? एक्टिनोमेसिन। तो ये क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक है। देखो यहां पे अच्छे से समझने की कोशिश करो। सबसे पहला एक इनहिबिटर रोटिनोन। सबसे पहला एक इनहिबिटर क्या नाम है इसका? रोटिनोन। ये रोटिनोन जो है इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से Q के पास जाने से रोक रहा था, इनहिबिट कर रहा था, इस पाथवे को ब्लॉक कर रहा था। हायर अभी तो नहीं, लेकिन हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो दूसरा जो है एक और इनहिबिटर नाम है जिसका नाम क्या है? एक्टिनोमेसिन। ये एक्टिनोमेसिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है। ये इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B1 से साइटोक्रोम C1 के पास जाने से रोकते हैं। दूसरा और एक इंपॉर्टेंट इनहिबिटर है जो अभी हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे आते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं? ऑक्सीजन के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जाते हैं O के पास। अब इस पाथवे को यहाँ पे एक इनहिबिटर रोकते हैं। देखो यहाँ पे एक इनहिबिटर इस पाथवे को रोकते हैं। अब इस इनहिबिटर का क्या नाम है जो यहाँ पे रोकते हैं? इस इनहिबिटर का नाम है साइनाइड। इस इनहिबिटर का क्या नाम है? साइनाइड। या दूसरा और एक इनहिबिटर भी है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी इनहिबिटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो 3 इनहिबिटर की मैंने जिक्र की। एक इनहिबिटर
इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से क्यू के तरफ जाने से इनहिबिट करते हैं, ब्लॉक करते हैं इस पाथवे को। दूसरा इनहिबिटर एक्टिनोमेसिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B1 से C की तरफ फ्लो होने से रोकते हैं, इसके साथ कंपीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने पास लाते हैं एक्सेप्ट करके। तीसरा और एक इम्पॉर्टेंट इनहिबिटर है जो हमारी सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है, साइनेट। साइनेट साइटोक्रोम A और A3 से इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के पास जाने से रोकते हैं, इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम A और A3 से ऑक्सीजन के पास जाने से रोकते हैं। अब उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स में, बैक्टीरियाज में, सर्टेन प्रोटिस्टास में, इन ऑर्गेनिजम्स में इसके लिए एक एडेप्टेशन डेवलप, इन्होंने एक अल्टरनेटिव पाथवे निकाला है, अल्टरनेटिव पाथवे देखो अभी NADH से इलेक्ट्रॉन जो है पास हो गया, अगर ये इनहिबिटर हो तो ये यहाँ इनहिबिट करेंगे, अगर ये हो, अगर ये दोनों नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होगा Q के पास, Q से फ्लो होगा कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास, Q से किसके पास जाएंगे, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास, कॉम्प्लेक्स थर्ड के बाद कॉम्प्लेक्स 4 के पास, 4 से अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते थे, वो इलेक्ट्रॉन जाता था ऑक्सीजन के पास, लेकिन यहाँ पे साइनाइड प्रेजेंट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को नहीं पहुंचेंगे, वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम से सीधा साइनाइड के पास जाएगा, साइनाइड। अब देखो साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे में क्या होता है, NADH से इलेक्ट्रॉन सीधा जाएंगे किसके पास, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास, NADH से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास। अब उसके बाद जो है इस पाथवे में इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ कॉम्प्लेक्स सेकंड के पास नहीं जाएगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास नहीं जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास, यहाँ था Q, Q के बाद कॉम्प्लेक्स थर्ड, Q के बाद कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स थर्ड के बाद क्या आता था, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स थर्ड के बाद कॉम्प्लेक्स 4। अब इस पाथवे में इलेक्ट्रॉन जो है सीधा Q से एक एंजाइम की मदद से, उस एंजाइम का नाम है अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज एंजाइम। इस एंजाइम की मदद से इलेक्ट्रॉन सीधा जाएंगे किसके पास, ऑक्सीजन के पास। देखो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से अब यहाँ आया, यहाँ से Q के पास, Q ने डायरेक्ट ले जाकर उसको किसके पास दिया है, ऑक्सीजन के पास। Q ने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को किसके पास दिया, Q ने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव करके उस इलेक्ट्रॉन को फाइनली ऑक्सीजन के पास दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी पाथवे जो है वो बाईपास हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो बाईपास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो भाई फिर से रिपीट करता हूँ, NADH से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता था, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन Q के पास, Q से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास, थर्ड से इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाता था, ठीक। कॉम्प्लेक्स 4 से फाइनली जो है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाता था, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो एक इनहिबिटर है जिसका नाम है रेटिनॉल, ये यहाँ पे इस जगह पे इलेक्ट्रॉन फ्लो को इनहिबिट करते हैं, किस जगह पे, कॉम्प्लेक्स थर्ड और Q के बीच में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वो ब्लॉक करते हैं। और एक इनहिबिटर है वो पाया गया है, वो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड की लेवल पर रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, एक्टिनोमेसिन। चौथा जो इंपॉर्टेंट है, एक और इनहिबिटर जिसका नाम है साइनेट या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोकते हैं कॉम्प्लेक्स 4 और ऑक्सीजन के बीच में। कॉम्प्लेक्स 4 से फाइनल इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के पास जाने नहीं देते हैं, बल्कि उसका एक पोटेंट कंपटीटर बन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास एक्सेप्ट करते हैं, अपने पास। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स में, सर्टेन ऑर्गेनिजम्स ने एक अल्टरनेटिव पाथवे ढूंढ लिया, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को देते हैं Q डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को ले जाके ऑक्सीजन को देते हैं, शाबाश। जब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट प्रोटॉन की क्या करते हैं, पंपिंग, 4 प्रोटॉन की पंपिंग। इसी तरह कॉम्प्लेक्स थर्ड, अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट ऑक्सीजन को देंगे, क्या कॉम्प्लेक्स थर्ड से पंपिंग होगा, क्या कॉम्प्लेक्स 4 से पंपिंग होगा, इन दोनों कॉम्प्लेक्स से पंपिंग नहीं होगा। पंपिंग तब होगी जब इलेक्ट्रॉन इनके अंदर से गुजरता है, जब इलेक्ट्रॉन इनके अंदर से गुजरते हैं तभी तो उस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज होगा, वो एनर्जी यूज करके वो क्या बनाते थे, प्रोटॉन की पंपिंग करता था। लेकिन जब उनसे इलेक्ट्रॉन ही नहीं गुजरेंगे तो उस वक्त क्या ये दोनों प्रोटॉन पंपिंग करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो प्रोटॉन की पंपिंग नहीं करेंगे, नो प्रोटॉन पंपिंग, नो प्रोटॉन बाय कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स 4। अच्छा
तो क्या साइनाइड रेजिस्टेंट या अल्टरनेटिव पाथवे में उतने एटीपी बनेंगे जितने नॉर्मल इलेक्ट्रॉन फ्लो में एटीपी बनते हैं? नहीं बनेंगे। देखो यहाँ पे सिर्फ 4 प्रोटॉन की पंपिंग हो रहा है, तो 4 प्रोटॉन की पंपिंग से तो एक एनएडी से सिर्फ एक ही एटीपी बनेगा, एक ही। तो इसका मतलब कल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएंगे भाई साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे में क्या एटीपी जनरेशन जो है वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन फ्लो से बराबर होते हैं या कम होते हैं? तो यहाँ पे कम जनरेट होते हैं, क्योंकि सिर्फ कॉम्प्लेक्स फास्ट ही इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ 4 प्रोटॉन्स की पंपिंग होते हैं। फिर क्या होते हैं, बाकी जो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकलता है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है, वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है। समझ आया? तो साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे, साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं कहां से? फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फास्ट टू Q, then directly to oxygen atom through alternative ऑक्सीडेज। इस एंजाइम की मदद से, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद से इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फास्ट से क्यू डायरेक्ट उस इलेक्ट्रॉन को ले जाकर किसको देंगे? ऑक्सीजन को देंगे। तो इन दिस पाथवे complex thought and complex 4 is not involved in proton pumping. प्रोटॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन जो है यानी डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से क्यू से डायरेक्ट ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो किसी प्रोटॉन को पंपिंग नहीं करेगा। तो क्या इसमें एटीपी जनरेशन वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन फ्लो के बराबर होगा कि कम होगा? हाँ, तो लेस एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी क्यों? सिर्फ 4 प्रोटॉन ही तो बनते हैं। कितने प्रोटॉन बनते हैं? सिर्फ 4 प्रोटॉन। किसकी वजह से? वो भी कॉम्प्लेक्स फास्ट की पंपिंग की वजह से। ठीक है, तो ये पाथवे ऑपरेट होते हैं सर्टेन बैक्टीरियाज में, प्रोटिस्टास में, ठीक है, कुछ और सर्टेन एनिमल्स में। अब आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा ना, अब हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब इधर देखो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में अब जितने भी प्रोटॉन बने थे वो वापस एटीपी सिंथेसिस के तो कहाँ आएंगे? ऊपर आएंगे। जर्नल स्ट्रक्चर बनाऊंगा पहले। इधर देखो, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फास्ट। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स फास्ट। कॉम्प्लेक्स सेकंड बोले या थर्ड बोलो, यहां पे हम सेकंड बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, और यहां पे हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स 4, और यहां पे हम बनाएंगे एटीपी सिंथेस। क्या बनाएंगे? एटीपी। ये देखो, ये आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ये आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड है, ये आपका कॉम्प्लेक्स 4 है। यानी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और ये 5th। ये क्या है? 5th है कि नहीं? ये वाला साइड जो मैंने बनाया वो बनाया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये वाला जो साइड है वो कौन सा साइड है? मैट्रिक्स साइड है। इधर देखो, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स 4, ये हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये हो गया यानी
अब देखो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे NADH से, है कि नहीं, NADH से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद वो किस फॉर्म में आ गया, NAD। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो Q के पास गया, Q तो यहाँ है, ठीक है, ये सारा हमने पढ़ा है। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है वो प्रोटॉन की पंपिंग करते थे, कहाँ से तरफ करता था, मैट्रिक्स से करता था इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। कितनी प्रोटॉन की पंपिंग होते थे, 4 प्रोटॉन की। क्या कॉम्प्लेक्स सेकंड किसी प्रोटॉन को पंपिंग करता था, नहीं करता था। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड प्रोटॉन की पंपिंग करता था, कहाँ से किस तरफ करता था, वो भी मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। अब कॉम्प्लेक्स 4 वो भी प्रोटॉन की पंपिंग करता था, 2 प्रोटॉन की पंपिंग होती थी, ठीक, कहाँ से, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। अब ये है F0 और ये है F1 पार्टिकल, दोनों को मिला के हम कहते हैं ATP सिंथेस। दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, ATP सिंथेस। अब इंटरेस्टिंग बात, जब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन हो तो वहां प्रोटॉन की कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा, वहां प्रोटॉन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। वहां प्रोटॉन का कंसंट्रेशन क्या होगा, वहां प्रोटॉन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। शाबाश। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं। अब देखो प्रोटॉन्स की ग्रेडियंट में वेरिएशंस आई, कहां से किस तरफ, मैट्रिक्स और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। मैट्रिक्स और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ ग्रेडियंट डेवलप हुआ। तो इसका मतलब अंदर और बाहर के बीच में pH में तो डिफरेंस आएगा। क्या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स के बीच pH का डिफरेंस आएगा, यस। तो कितना डिफरेंस आते हैं, यहाँ पे pH बन जाते हैं कितना, यहाँ पे pH 8, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन, जैसे जैसे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ते हैं ना वो एसिडिक होते हैं, तो उसका pH धीरे धीरे कम हो जाते हैं। यहाँ का pH जो है वो रहते हैं 7। तो जब पंपिंग होता है तो आप मुझे बताइए मैट्रिक्स का pH क्या रहते हैं, pH 8 और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का pH 7। तो pH में कितना यूनिट डिफरेंस आया, 1 यूनिट डिफरेंस आया, वो भी आगे बताऊं। pH में कितना डिफरेंस आया, 1 यूनिट डिफरेंस आया। अब उसके बाद इस मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के बीच में इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होते हैं, यानी मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्या कहते हैं इसको हम, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये हम डिपेंड करते हैं, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी तो होते हैं, दोनों मिला के यहाँ पे क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। दोनों मिलकर क्या क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। दोनों मिला के यहाँ पर क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। अब इधर देखो, अब ये प्रोटॉन जो बाहर है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, थर्मोडायनामिकली वो प्रोटॉन जो है वापस फिर से अंदर जाने की कोशिश करेगा, अंदर जाने की। अब इन प्रोटॉन्स को अंदर जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो रास्ता है ये, इधर से जाएगा वो प्रोटॉन अंदर की तरफ। कहां से, ATP सिंथेस के द्वारा। ATP सिंथेस के द्वारा ये प्रोटॉन जो है वापस अंदर जाने की कोशिश करेंगे। These protons have thermodynamic tendency to move, to go into the matrix site due to development of large electrochemical potential gradient। तो ये वापस अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो जाने का रास्ता कहां से, ATP सिंथेस। अब जब यहां से प्रोटॉन गुजरता है, इधर से जब प्रोटॉन गुजरता है, तो प्रोटॉन गुजरते वक्त उस प्रोटॉन से हीट निकल, एनर्जी निकलती है। उस प्रोटॉन से क्या निकलते हैं, एनर्जी निकलते हैं। उस प्रोटॉन से क्या निकलते हैं, वो एनर्जी वो यूज करते हैं मैट्रिक्स के अंदर जितने भी ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसको कन्वर्ट करते हैं वो किस में, ATP में। इस एनर्जी को यूज करते ये बनाते हैं ATP। इस एनर्जी का यूज करके क्या बनाते हैं, वो उस एनर्जी का यूज करके बनाते हैं ATP। पता चला। अब इस तरह से ATP सिंथेसिस की प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस ऑक्सीडेशन होने की वजह से, किन की ऑक्सीडेशन हुआ था, जो रिड्यूसिंग पावर थे NADH और FADH2, इनका रिड्यूस हुआ था। अब ऑक्सीडाइज होते वक्त इनसे इलेक्ट्रॉन पास हुआ, वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से गुजरते गया। तो उस डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने साथ साथ उन्होंने क्या किया, प्रोटॉन की पंपिंग की। तो उन प्रोटॉन पंपिंग से यहाँ प्रोटॉन का कंसंट्रेशन क्या हुआ, बढ़ गया। तो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से वो प्रोटॉन वापस अंदर जाने की कोशिश करेंगे और अंदर जाते हैं ATP सिंथेसिस के। जब भी ये प्रोटॉन अंदर जाते हैं वो ATP सिंथेसिस इन प्रोटॉन से निकलने वाली एनर्जी को यूज करते हैं ATP सिंथेसिस के लिए। इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब देखो पूरा स्टेप यहाँ पे। इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाते हैं, अच्छा, हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन। हाई प्रोटॉन किस में होते हैं, इंटर
मेम्ब्रेन, तो अंदर क्या होगा, मैट्रिक्स साइड में लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन, लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन कहां पे होगी, वो मैट्रिक्स साइड पे। एक साइड पे हाई प्रोटॉन का कंसंट्रेशन, मैट्रिक्स साइड में लो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन। दिख रहा है? अब देखो इधर, जिसकी वजह से क्या होते हैं वहां पे डेवलप होते हैं पीएच डिफरेंस, पीएच डिफरेंस, पीएच। तो शाबाश, मैट्रिक्स का पीएच क्या रहते हैं, मैट्रिक्स का पीएच होते हैं 8, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का पीएच क्या रहते हैं 7। अच्छा, तो डिफरेंस कितना आते हैं, चेंज इन पीएच, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे, चेंज इन पीएच, डेल्टा मीन्स चेंज इन पीएच। तो पीएच का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट है। पीएच डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का डिफरेंस जो है, अगर हम एनर्जी का इसको कैलकुलेट करते हैं, ये बन जाते हैं 60 मिली वोल्ट। कितनी एनर्जी बन जाती है, 1 यूनिट का पीएच कितना यूनिट एनर्जी डेवलप करते हैं, 60 मिली वोल्ट, 60 मिली वोल्ट। एक पीएच की डिफरेंस आने पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में कितना डिफरेंस आते हैं, 10 फोल्ड्स, 10। 1 यूनिट पीएच डिफरेंस की वजह से प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में कितनी डिफरेंस आते हैं, प्रोटॉन 10 फोल्ड, 10 यानी 10 गुना। तो इसका मतलब यहां एक पीएच की डिफरेंस की वजह से अंदर और बाहर के बीच प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कितना डिफरेंस होगा, 10 गुना। यहां 10 प्रोटॉन होगा, यहां 10 प्रोटॉन होगा, यहां 100 प्रोटॉन होगी, हुआ कि नहीं हुआ? यहां 5 प्रोटॉन होगा तो यहां कितना होगा, 10 टाइम्स ज्यादा होंगे प्रोटॉन की, एक पीएच के डिफरेंस। तो एक पीएच डिफरेंस जो है वो कितनी वोल्ट एनर्जी जनरेट करते हैं। अब उसके साथ साथ यहां पे मेम्ब्रेन के बीच में तो पोटेंशियल डेवलप होते हैं, मेम्ब्रेन के बीच में पोटेंशियल डेवलप होते हैं, उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसको क्या कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करूंगा इससे, साई से रिप्रेजेंट जो करूंगा वो क्या है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करते हैं कितना, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 160 मिली वोल्ट। दोनों मिला के बनाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां तक चीजें समझ आया? नेक्स्ट पे बनाता हूं, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, पीएच पोटेंशियल कितना था, पीएच पोटेंशियल था 1 यूनिट, वो कितना कंट्रीब्यूट होता था, 60 मिली वोल्ट, 60 मिली। अच्छा वेरी गुड। मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, 160। तो दोनों मिला के हम इसको हम कहते हैं, दोनों को मिला के हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इन दोनों को सम करके निकालो, 160 प्लस 60 कितना हुआ, तो टोटल इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जो डेवलप होते हैं वो 220 के डेवलप होते हैं। अंदर और बाहर के बीच टोटल इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल कितना डेवलप होते हैं, वो 220 मिली वोल्ट, 220। तो देखो दोनों को हम मिला के कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर है, वो बराबर है पीएच पोटेंशियल, वो बराबर है किसके, पीएच पोटेंशियल प्लस मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी इसका मतलब 60 प्लस 160 इज इक्वल टू 220 मिली वोल्ट। तो टोटल इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना जनरेट होता है, 220 मिली वोल्ट जनरेट होते हैं। बस इस 220 मिली वोल्ट का जो एनर्जी जो है वो इस प्रोटॉन को अंदर लाने की कोशिश करता है। अब थर्मोडायनामिक के लिए फिजिबल लेते हैं कि ये प्रोटॉन बाहर है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, बाहर और अंदर का कंसंट्रेशन बैलेंस करने के लिए ये प्रोटॉन वापस अंदर आने की कोशिश करेगा। तो अंदर आने के लिए इसको रास्ता है सिर्फ एटीपी सिंथेस, अंदर आने के लिए इसको रास्ता सिर्फ एटीपी। अब हम इस एटीपी, यहां तक तो हो गया आपका कंप्लीट ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, कैसे एटीपी सिंथेसिस बनते हैं, कितने एनर्जी डेवलप होते हैं, ये यहां पे कंप्लीट हुआ। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा एटीपी सिंथेसिस का, ठीक है, यहां तक समझ आया? अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी सिंथेसिस। अब देखो इधर
अब मैं बनाऊंगा एटीपी सिंथेस। गौर से देखो इधर अच्छे से। अच्छे से बिल्कुल, हाँ मेरी तरफ देखो। देखो यहां पे ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 10 11। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा सी 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 सी, ये है सी सब यूनिट। ये है आ गया, ये आ गया मेम्ब्रेन आपका, ये आपका मेम्ब्रेन, ये भी है आपका मेम्ब्रेन, ये भी है मेम्ब्रेन। अब देखो इस मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें एम्बेडेड है ये बनाते हैं F0 पार्टिकल। ये क्या है? F0 पार्टिकल। अब देखो हमने कहा था एटीपी में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो F0 पार्टिकल, दूसरा F1 पार्टिकल। अब F1 पार्टिकल में होते हैं एक तो एक डेल्टा सब यूनिट, डेल्टा सब यूनिट, ये बीटा सब यूनिट, ये अल्फा सब यूनिट, ये बीटा सब यूनिट, ये अल्फा सब यूनिट। तो ये टोटल एटीपी का स्ट्रक्चर यही है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेम्ब्रेन के बाहर प्रोट्रूड हुआ है, जो मेम्ब्रेन के बाहर निकला है, वो है आपका F1 पार्टिकल। वो है आपके बाद देखो ये F1 पार्टिकल, ये F0 पार्टिकल। अब उसके बाद यहाँ डेल्टा से लेकर यहाँ तक कनेक्ट करते हैं और एक यहाँ पे ये है ए सब यूनिट। क्या है ये? ए। इस ए सब यूनिट को यहाँ से कनेक्ट होते हैं इसके साथ, इसको हम कहते हैं बी सब यूनिट। बी सब यूनिट ये है कंप्लीट एटीपी का स्ट्रक्चर। अब F0 में क्या क्या होते हैं? F0 में होते हैं एक होते हैं, B2 होते हैं और C होते हैं 9 to 12। C के 9 to 12 सब यूनिट्स ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं F0 पार्टिकल। और F1 पार्टिकल जो है, F1 पार्टिकल में होते हैं 3 यूनिट अल्फा के, 3 यूनिट बीटा के, उसके बाद 1 यूनिट डेल्टा के, उसके बाद गामा सब यूनिट और होते हैं एप्सिलॉन, और होते हैं एप्सिलॉन। F0 में एक तो सी सब यूनिट के 9 से 12, उसके बाद ए के 1, बी के 2 होते हैं। तो ये एक्चुअल एक 3D डायमेंशनल में हमें दिखाना होता है, तो यहाँ पे 2D होने की वजह से हम अच्छी तरह से देख नहीं पाते। ये 3 जो है सी जो है वो कंप्राइज ले एक सर्कल फॉर्म में होते हैं। और इस यूनिट को जो इस मेम्ब्रेन के बीच में एम्बेडेड है, इस मेम्ब्रेन के बीच में एम्बेडेड है F0 पर, यानी जो मेम्ब्रेन के बीच में एम्बेडेड वो है रोटेटर, वो घूमते हैं। यहाँ कौन घूमते हैं? एक तो ये गामा जो है और एप्सिलॉन और ये सी, ये इस तरह से रोटेट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं रोटर। तो यहाँ पे एक होते हैं रोटर, तो कौन बनाते हैं रोटर? गामा, एप्सिलॉन और सी सब यूनिट, और सी सब यूनिट फॉर्म्स रोटर। तो ये बनाते हैं रोटर, जिसको हम कहते हैं मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी, एप्सिलॉन, गामा और ये सी सब यूनिट ये रोटेट करते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रोटर कहते हैं। अब दूसरा जो घूमते नहीं हैं, ये एक जगह पे स्टैंड रहते हैं, वो कौन कौन से पार्ट हैं? जो स्टेशनरी हैं, वो उसमें 3 अल्फा, 3 बीटा, डेल्टा, बी, ए आते हैं। अब उसके बाद स्टेशनरी पार्ट, तो स्टेशनरी पार्ट्स में क्या क्या होते हैं? इधर देखो, स्टेशनरी पार्ट्स में होते हैं 3 अल्फा कामा, 3 बीटा कामा, डेल्टा कामा, बी सब यूनिट एंड सी सब यूनिट, बी सब यूनिट एंड ए सब यूनिट। तो ये बनाते हैं आपका स्टेशनरी पार्ट। अब देखो, जब यहाँ से प्रोटॉन्स
जब यहाँ से प्रोटॉन हार्नेस होते हैं, जब प्रोटॉन अंदर जाते हैं तो ये प्रोटॉन इस हिस्से से होते हुए यहाँ पहुँचते हैं। प्रोटॉन यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ से होते हुए वहाँ पहुँचते हैं। जब यहाँ से प्रोटॉन गुजरते हैं बाहर, तो वहाँ इस प्रोटॉन से निकलने वाली एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। उसमें सबसे बड़ा रोल जो है इसमें बीटा सब यूनिट। तो एक्चुअली जो एटीपी सिंथेसिस है वो परफॉर्म करते हैं बीटा सब यूनिट। बीटा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट के 3 कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। पहला कन्फर्मेशनल चेंजेस B1 जिसको हम ओपन कहते हैं, फिर इसके बाद इसका B2 यानी जिसको हम कहते हैं टाइट स्टेट T, उसके बाद थर्ड जिसको हम लूज स्टेट कहते हैं। तो अब यहाँ तो जब यहाँ से प्रोटॉन जाते हैं तो यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। अब इस प्रोटॉन से निकलने वाली एनर्जी को बीटा सब यूनिट जो है वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके ATP बनाते हैं। ये हो गया आपका ATP सिंथेसिस। ये हो गया आपका ATP सिंथेसिस बाय ATP सिंथेस। तो ये प्रोसेस जो है वो ATP सिंथेसिस का है। किसके द्वारा सिंथेसिस हुआ? ATP सिंथेस के द्वारा सिंथेसिस हुआ। Of ATP synthesis. Other subunits designated A and B connect the F1 knob to the membrane. The proton gradient across the membrane drives FO to rotate. Protons enter through a channel in subunit A and move into the C subunits, causing FO to rotate in 120-degree steps around the axle. Protons are released from the C subunits into the cytoplasm. Note that as FO rotates, the axle also rotates, but F1 does not. F1 is held in place by its connection to the membrane through the A and B subunits. However, the axle turning inside F1 causes F1 to change conformation, catalyzing the formation of ATP from ADP and inorganic phosphate. इसके बाद हम जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फर्मेंटेशन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फर्मेंटेशन। अब देखो, स्टार्टिंग में हमने कहा था, यहाँ पे आप लोग फिर से अगर थोड़ा सा रिकैप करता हूँ, ग्लूकोज जो है सबसे पहले कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में। अब उसके बाद इस पायरुवेट के पास 3 फेरे हैं, या तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं या तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ANAEROBIC एनारोबिक। दूसरा फर्मेंटेशन, तीसरा जो है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो, जो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होते हैं जब O2 प्रेजेंट हो, ये दोनों परफॉर्म होते हैं जब O2 जो है वो एब्सेंट हो, इंडिपेंडेंट। O2 इंडिपेंडेंट है, इनको O2 की ज़रूरत नहीं है, इसको O2 की ज़रूरत है, इन दोनों को O2 की ज़रूरत। लेकिन ये तो हमने डिस्कस करके कंप्लीट किया, ये तो हमें नहीं। अब हम इस फर्मेंटेशन को यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। कौन सी पार्ट को हम डिस्कस करेंगे? फर्मेंटेशन की पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इधर देखो, फर्मेंटेशन में यहाँ होते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन, partial oxidation of respiratory substrate, partial oxidation of respiratory substrate। अब देखो, फर्मेंटेशन में हम नाम दिए जाते हैं, या तो हमें फर्मेंटेशन में या तो हम सबस्टेंस के हिसाब से, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग नाम देते हैं, या हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बेसिस पर नाम रखते हैं। अब हम मोस्टली जाते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो हमारे पास पार्शियल ऑक्सीडेशन होते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, पार्शियल ऑक्सीडेशन। दूसरा इसका मेन रोल जो है O2 इंडिपेंडेंट है। O2 यानी इस फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, O2 इंडिपेंडेंट है। तो सबस्ट्रेट की पार्शियल ऑक्सीडेशन हो गया, सबस्ट्रेट की। अब हमारे पास फर्मेंटेशन की मेन 2 टाइप है, चलो O2 इंडिपेंडेंट है, ठीक। उसके बाद फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो क्या है? कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑकर्स इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स,
प्रोकैरियोट्स एंड ये दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में होते हैं। देखो यूकैरियोट जैसे कि यीस्ट में भी फर्मेंटेशन होते हैं, प्रोकैरियोट्स में सर्टेन बैक्टीरियाज में भी फर्मेंटेशन होते हैं। अब उसके बाद फर्मेंटेशन की दो टाइप्स हैं, मोस्टली हमें पढ़ना है फर्मेंटेशन की। अब देखो फर्मेंटेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच अंडरगो फर्मेंटेशन, लेकिन हम यहाँ मोस्टली दो फर्मेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक फर्मेंटेशन को हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरा जो है वो है लैक्टेट फर्मेंटेशन। अब देखो इन दो फर्मेंटेशन का नाम दिया है जो प्रोडक्ट इस फर्मेंटेशन के दौरान बनते हैं, उस फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट के बेसिस पर इनका नाम रखे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या बनते हैं, एथेनॉल बनते हैं। लैक्टेट फर्मेंटेशन में एंड प्रोडक्ट जो है वो लैक्टिक एसिड बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब देखो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सबसे पहले क्या होगा, हाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कौन सी फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में। अब उसके बाद वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे देखो जब ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बना, प्रोसेस में हुआ था ग्लाइकोलाइसिस। इस दौरान आपको पता है स्टेप नंबर 6 एक स्टेप पे ऑक्सीडेशन हुआ था, वहाँ पे ऑक्सीडाइज किसने किया था, ऑक्सीडाइज किया था NAD पॉजिटिव ने। तो NAD किस में चेंज हुए थे, NADH में। किस में चेंज हुआ था, NADH प्लस H पॉजिटिव। अब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होके बना था पायरुवेट। अब ये पायरुवेट जो है वो पहले किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। जब पायरुवेट एसिटाल्डिहाइड में चेंज होगा वहाँ पे होगा नॉन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, यानी वहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएंगे। एंजाइम कौन से एंजाइम की मदद से, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, नॉन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। देखो सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, उस वक्त स्टेप नंबर 6 पे ऑक्सीडेशन हुआ था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ऑक्सीडेशन होकर यहाँ पे हमें एक स्टेप पे मिला था NADH। अब पायरुवेट किस में चेंज होगा, एसिटाल्डिहाइड में। फिर एसिटाल्डिहाइड का होगा, एसिटाल्डिहाइड का क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। एसिटाल्डिहाइड का क्या होगा, रिडक्शन। इसको रिड्यूस कौन करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे ये NADH। अब जो NADH ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बना था वो यहाँ पे यूज होगा, वो कन्वर्ट हो जाएंगे NAD पॉजिटिव में। वो NAD पॉजिटिव में यहाँ एसिटाल्डिहाइड का क्या होगा, रिडक्शन हुआ। किसने किया रिडक्शन, NADH ने, वही NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, यहाँ पे कौन सा एंजाइम, अब नया कंपाउंड जो बनेंगे वो बनेंगे एथेनॉल। देखो पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड था, एसिटाल्डिहाइड जो है वो 2 कार्बन का कंपाउंड है, तो ये एथेनॉल भी 2 कार्बन का कंपाउंड, क्योंकि एक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में लॉस होगा। तो यहाँ पे एंजाइम एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में। इस दौरान एक स्टेप पे ऑक्सीडेशन हुआ था, ऑक्सीडेशन होके बना था NADH। फिर पायरुवेट जो है अगर ऑक्सीजन नहीं होंगे तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के पहले कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटाल्डिहाइड में, फिर एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, यहाँ पे रिड्यूस करेंगे इसको NADH, तो NAD में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट बनेंगे हमारा एथेनॉल। अब इस प्रोसेस में कहीं भी किसी भी जगह ऑक्सीजन का यूज नहीं हुआ। एक दूसरा देखो फाइनल इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया, फाइनल इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट किया एसिटाल्डिहाइड ने।
फाइनल इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया? एसिटाल्डिहाइड ने। तो एसिटाल्डिहाइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसीलिए तो हमने कहा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है इसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये आपका रहा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो मोस्टली फर्मेंटेशन किस में होते हैं? यीस्ट में। इसका हम एग्जांपल बेस्ट अगर एग्जांपल देंगे तो किस में होते हैं? यीस्ट में। आप सब घर पे देखते हो, जब आप घर पे डब बनाते हैं यानी फ्लोर का, तो उस वक्त रात को थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच अगर उसमें यीस्ट मिलाते हो तो सुबह देखते हो वो डब फूल चुके होते हैं और उसमें थोड़ी सी बिटर टेस्ट होती है। तो वो टेस्ट किस वजह से होती है? वो टेस्ट होती है इस एथेनॉल की वजह से। और उस डब में पोर जैसा आप लोगों को दिखने को मिलते हैं, एक्चुअली वो पोर जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की जगह। तो वहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुआ, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होने की वजह से वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ और प्रोडक्ट जो है वो एथेनॉल में कन्वर्ट हुआ। ये रही आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब नेक्स्ट हमारा होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये तो लिखा होगा, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है, ताकि दोनों इस पे आराम से आ जाए। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मोस्टली होते हैं ये प्रोसेस इन मसल सेल्स में। आप लोगों को पता है जब हम वाइगरस एक्सरसाइज करते हैं, जब हम मैराथन में जाके दौड़ते हैं, उस वक्त हमारे मसल्स में कुछ क्रैम्प्स होते हैं। तो एक्चुअली वहाँ पे हमें लगता है हमारी मसल हार्ड हुए, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है। क्यों? जब आप वाइगरस एक्सरसाइज करते हो तो वहाँ पे मसल सेल्स को ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है। जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है वहाँ ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। वहाँ ग्लूकोज ब्रेकडाउन होते समय ग्लूकोज किस में चेंज होते हैं? यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड में चेंज होते हैं। तो यहाँ भी पहला प्रोसेस सेम है। सबसे पहले ग्लूकोज आपका कन्वर्ट होगा किस में? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में। किस में कन्वर्ट होगी? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में। प्रोसेस को क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है तमाम एरोबिक एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। तो पर्टिकुलरली हमारे सेल्स में ह्यूमन मैच्योर आरबीसी सेल्स सिर्फ जिंदा रहते हैं इसी ग्लाइकोलाइसिस से जनरेट होने वाले 2 एटीपी के सहारे। तो इस दौरान एक स्टेप पे क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन हुआ था। एक स्टेप पे क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वहाँ पे किसने किया था? NAD पॉजिटिव ने। कन्वर्ट हो गया था किस में? NADH में। Na। अब उसके बाद यही NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था वो यहाँ पे यूज हुआ जब पायरुवेट का रिडक्शन हो गया। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वापस कौन एक्सेप्ट करेंगे? पायरुवेट उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। पायरुवेट उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा किससे? NADH से। अब NADH जो बना था ग्लाइकोलाइसिस में वो अपना इलेक्ट्रॉन पायरुवेट को देगा, खुद चेंज हो जाएगा किस में? NAD पॉजिटिव में। अब पायरुवेट उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद रिडक्शन होकर वो किस में चलेगा? लैक्टेट में। किस में चेंज हो जाएगा? वो लैक्टेट में चेंज हो जाएगा। ये है आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एंजाइम यूज होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यहाँ पे यूज होगा। ये प्रोसेस जो है मोस्टली होते हैं यीस्ट में और कुछ लैक्टोबैसिलस जो है इस तरह की फर्मेंटेशन को परफॉर्म करते हैं। सो हियर आवर टॉपिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज कंप्लीटेड। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगी मेंडेलियन जेनेटिक्स का। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। तो इस वीडियो में कहीं भी किसी भी जगह अगर आपको कहीं डाउट रहा तो आप मुझे मेल पे, वहाँ पे जो यूट्यूब में डिस्क्रिप्शंस दिए हैं उन पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इनका अगर आप डिटेल में नोट चाहिए या इनसे रिलेटेड किसी भी तरह की सवाल हो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।